आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमना अहमद लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 2 में एक बार फिर आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट किया था अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। स्टूडेंट्स, हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में बहुत सी चीज़ें देखी, यानी पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों को जो तकसीम में हिंद के नतीजे में मशरकी और मगरबी यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना हुआ, हमारे लीडर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना हुआ, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमें सबसे बड़ा मसला आया वो रेडक्लिफ अवार्ड का मसला था। रेडक्लिफ अवार्ड का मसला वो मसला था जो बज़ाहिर तो देखने में इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को उसके अकॉर्डिंगली एक हदबंदी कमीशन के तहत डिवाइड करना था, लेकिन जो माउंटबेटन है उसकी साजिश की वजह से वो तकसीम सही नहीं हो सकी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रेडक्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ी हुई। उसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यानी इंतज़ामी मसले भी देखने पड़े। फिर रेफ्यूजीज़ का मसला एक बहुत बड़ा मसला बन के हमारे सामने आया, और रेफ्यूजीज़ के मसले के बाद हमें डिवीजन ऑफ एसेट्स और डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस यानी फ़ौजी असासों की तकसीम और असासों की तकसीम का मसला भी हमारे सामने आया, जो बहुत बड़ा मसला था। स्टूडेंट्स, एक और मसला हमारे सामने आया जो दरियाए पानी का मसला था, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे बेसिक नीड होती है वो पानी होता है, और अगर पानी की ही ज़रूरत पूरी ना हो तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी। तो इस तमाम सूरत हाल के तहत हमने ये तमाम मसाइल देखे। इसके बावजूद एक और बहुत बड़ा मसला था जो था रियासतों का मसला, रियासतों का तनाज़ा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेट डिस्प्यूट्स। स्टूडेंट्स, स्टेट डिस्प्यूट की बात करें तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि 600 से ज़ायद रियासतें थी सब कॉन्टिनेंट में, और तकरीबन 1/3 यानी 1/3 हिस्सा, और आसान कर लेते हैं तो तकरीबन 33 to 40% जो पार्ट है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टेट्स का था। यहाँ राजा महाराजा जो है हुकूमत करते थे। स्टूडेंट, इस तमाम चीज़ के बाद ये स्टेट्स को 3 जून प्लान के अकॉर्डिंगली खुद मुख्तार कर दिया गया कि वो जिसके साथ चाहें अपनी जुग्राफियाई मजहबी तमाम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्हें मद्देनज़र रखते हुए उस मुल्क के साथ जाके मिल सकती हैं। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और अगर वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो तमाम रियासतें हिंदुस्तान के अंदर थी, तो उन्होंने आज़ादी से अपना एक फ़ैसला कर लिया, लेकिन ज़्यादा मसला जिन रियासतों में आया उनमें ये दर्ज झेल हैं, जिनमें हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़, मानवदर जिसे मनावादर भी कहते हैं, उर्दू में मनावादर लिखा होता है, और जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट, ये 4 वो रियासतें थी जिनका मसला देखने में आया, क्योंकि इनकी तकसीम सही नहीं हुई। इनकी मर्जी के बावजूद इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो हम स्टार्ट करेंगे हैदराबाद दक्कन से। मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए एक वी शेप कॉर्नर बनाया हुआ है। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये वी शेप कॉर्नर जो है ये सब कॉन्टिनेंट में इंडियन पार्ट का सदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट का मतलब है कि अगर मैं एक प्लस का निशान बनाऊं और ये साउथ पोर्शन है यानी जनूबी हिस्सा, तो ये इंडियन मैप के अकॉर्डिंग इस कॉर्नर पे आता है, बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे की तरफ। तो ये जो सदर्न पार्ट है, इस पार्ट की तरफ अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट साइड आपको नजर आ रही है, आप मैप में भी देख सकेंगे, ये सारा पोर्शन जो है ये हैदराबाद दक्कन का था। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी, इसमें हिंदू मेजॉरिटी थी। ब्लू एरिया से मैंने हैदराबाद को जो है प्रोमिनेंट किया है। तो आप देख सकते हो, अगर आप मैप निकालो तो मैप में ये वाली जो रियासत है सदर्न पार्ट में, सदर्न पोर्शन में
वो हैदराबाद है। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद को जो रन कर रहा था नवाब, वो उसे निज़ाम कहते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, निज़ाम कोई किसी पर्सनालिटी का या मेंबर का नाम नहीं है, पर्सन का नाम नहीं है। निज़ाम बेसिकली रूलर को कहते हैं। वो निज़ाम जो चला रहा होता था, वो जो सिस्टम चला रहा होता था, ये एक टर्म है जिसे इस्तेमाल किया जाता है निज़ाम हैदराबाद के नाम से। तो हैदराबाद के निज़ाम जो उस टाइम पे था, उनका नाम था मीर उस्मान अली ख़ान। इन्होंने जो वहाँ पूरा हैदराबाद को कंट्रोल किया था, ये 1911 से लेके 1948 तक किया था, जब तक इंडियन फोर्सेस ने हैदराबाद दक्कन पर कब्जा नहीं कर लिया। तो स्टूडेंट्स, निज़ाम क्योंकि मुस्लिम रूलर था, तो वो ये नहीं चाहता था कि उसे भारत के अंडर दिया जाए। उसकी एक सिंपल सी ख्वाहिश थी कि या तो उसे आज़ाद कर दिया जाए, और अगर वो आज़ाद नहीं कर सकते तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी या तो पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, और अगर जुग्राफी लिहाज से कुछ मसाइल हैं तो फिर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। स्टूडेंट, एक बात क्लियर करें कि जो निज़ाम है, इसकी रियाया इसकी बहुत इज्जत करती थी। रीज़न ये था कि ये बहुत सेटल्ड पर्सनैलिटी था, सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। निज़ाम हैदराबाद जो है वो बहुत ही सेटल्ड पर्सनैलिटी का मालिक होने के बावजूद लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी कि ये रीजंस थे जिसकी वजह से निज़ाम नहीं चाहता था कि वो करें। क्योंकि आप देखें स्टूडेंट्स, जो हैदराबाद दक्कन है, ये इकोनॉमिकली, ये सोशली, ये हर लिहाज से बहुत सेटल्ड रियासत था। निज़ाम ने इसे बहुत सेटल्ड रखा हुआ था। तो इसलिए ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से जो है वो इसे डिवीजन का पार्ट बनाया जाए, और ये डिवीजन का पार्ट बने। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि 11 सितंबर को 1948 में, मैं यहाँ डेट मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, 11 सितंबर 1948 को इंडियन फोर्सेस ने, जैसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई, हैदराबाद दक्कन पर हमला कर दिया, एंटर हो गए। पहले उन्होंने वहां कवर किया, और आहिस्ता आहिस्ता 17 सितंबर को 1948 में हैदराबाद दक्कन पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह से भारत ने हैदराबाद दक्कन को अपनी रियासत बना लिया, अपने अंदर मर्ज कर लिया। और ये जो जितना बड़ा मसला हम देख रहे हैं, जो हमें देखने में आ रहा है, ये चीज़ ख़त्म हो गई। क्योंकि इनका ताल्लुक एक बहुत सेटल क्लास से था, बहुत खाते पीती फैमिली से था, और ये जो है वो 1937 में, मैंने यहाँ स्टूडेंट मेंशन भी किया हुआ है, आप देखिए 1937 में रिचेस्ट पर्सन ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी नॉमिनेट हुए थे। यानी 1937 में सब कॉन्टिनेंट के अमीर तरीन आदमी, और ये सब कॉन्टिनेंट के 5वें अमीर तरीन फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे, मीर उस्मान अली ख़ान। तो इसलिए इनके लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद हैदराबाद दक्कन क्योंकि भारत के अंडर आ गया, तो जो निज़ाम था, जो मीर उस्मान अली ख़ान थे, इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और हैदराबाद दक्कन इंडिया के अंडर आ। तो ये जो है डिटेलिंग थी हैदराबाद दक्कन की। जो डिटेल पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए, प्लीज़ इन्हें मेक श्योर कीजिएगा। नेक्स्ट रियासत की जिसकी मैं बात करूंगी वो है जूनागढ़। स्टूडेंट, जूनागढ़ रियासत जो है वो कराची से 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब वो वजह नहीं रही कि हम कहें कि थोड़ा सा मार्जिन है, दूर है, जुग्राफियाई लिहाज से करीब नहीं है, तो हम कहें कि जी ये पाकिस्तान में मर्ज नहीं हो सकती। 480 किलोमीटर्स, अगर ये आप देख सकते हैं जूनागढ़ ब्लैक मार्क में ये आपको शो हो रही है, ये ब्लैक मार्क वाली जो जूनागढ़ है, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये पाकिस्तानी पार्ट है। पाकिस्तान से तकरीबन 480 किलोमीटर का जो है कराची से इसका डिस्टेंस था, लेकिन इसे भी भारत के अंडर कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए, थोड़ी ये रियासत कैसी है, पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। क्योंकि ये 480 किलोमीटर दूर थी और जूनागढ़ गुजरात से सेपरेट हुई थी 1730 में, 1730 में,
और यहाँ एक नवाब था जो नवाब ऑफ बाबाई, ये पश्तून ट्राइब्स हैं, बाबाई ट्राइब्स, उनमें से जो है उनकी एक लड़ी है, एक रेंज है जिन्होंने जूनागढ़ को सेपरेट किया और करवाया, और फिर जूनागढ़ पे रियासत में एज अ हुक्मरान, एज अ नवाब जो है वो सेटल डाउन हुए। इनका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी। मोहम्मद महाबत खान जी 3 थे ये, जिन्होंने जूनागढ़ को की डिवीजन में पार्टिसिपेट किया। डियर स्टूडेंट्स, जूनागढ़ मैंने जैसा आपको बताया भारत में ही एक जगह थी, गुजरात के अंडर थी, लेकिन 1730 में इन्होंने ये जो है उसे खरीद लिया, इससे सेपरेट हो गए, और ये पश्तून ट्राइब्स के जो थे एक पूरे नवाबों की, बाबाई नवाब, ये पश्तून नवाब थे, उनकी एक लड़ी थी, और इस तरह से ये आगे बढ़ते गए। इनके साथ भी क्या हुआ कि ये नहीं चाहते थे कि ये भारत का हिस्सा बने, क्योंकि लोकेशन वाइज जो हमारी जोग्राफी कंडीशन है, लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल नियर थे कराची के, तो ये नहीं चाहते थे कि ये भारत में रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इंडियन फोर्सेस ने इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, और दूसरी बात ये भी थी क्योंकि जूनागढ़ में भी हिंदू मेजॉरिटी थी, हैदराबाद दक्कन में भी पॉपुलेशन हिंदू थी, और जूनागढ़ में भी पॉपुलेशन हिंदू थी, इसलिए पॉपुलेशन के लोग, क्योंकि हैदराबाद दक्कन के केस में ये था कि वो जो निज़ाम है उससे बहुत सेटिस्फाई थे, इस वजह से वो उसके डिसीजन पे चल रहे थे। जूनागढ़ के डिसीजन में क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी थी, इसलिए माउंटबेटन ने कहा कि जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा ही रखा जाएगा। वो जो 3 जून प्लान में एक बात फाइनल की गई थी कि नवाब और राजा इसका फैसला करेंगे, उस चीज़ की अब जो है वो पासदारी नहीं की जा रही थी। तो स्टूडेंट, मोहम्मद महाबत खान जी जो है वो एज अ यानी महाराजा ऑफ द जूनागढ़ थे, लेकिन वो क्योंकि बीमार हो गए तो वो बाहर चले गए, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया, और जो दीवान उस वक़्त का थे, जो नॉर्मली मैटर्स को डील करते थे, वो बीमार होके अपना ट्रीटमेंट करवाने गए, तो टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ जो हायर हुए वो थे शाहनवाज भुट्टो। ये भी भुट्टो फैमिली के एक मेंबर थे। 15 अगस्त 1947 को जो है, पहले तो ये डिसीजन हो रहा था कि 47 में कि जूनागढ़ पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि माउंटबेटन ने कहा और बहुत प्रेशराइज किया, और ओवरऑल सिनेरियो ऐसा बना, हिंदू मेजॉरिटी की बिना पे जूनागढ़ को भारत का हिस्सा ही, भारत का कब्जे में ही दिया गया। तो 15 अगस्त 1947 को शाह नवाज भुट्टो ने एक एग्रीमेंट के तहत लेटर लिखा इंडिया में, भारत में, कि वो जूनागढ़ को भारत के अंडर दे रहे हैं। तो इस तरह से जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन गया, जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत पर ज़बरदस्ती जो है वो दबाव डाल के, प्रेशर डाल के कब्जा किया गया। जूनागढ़ का जो नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी, ये भी कराची आ गए, और सिंध कराची में, और ये वहीं पे रहने लग गए। तो ये सारा ओवरऑल सिनेरियो था जो उस वक्त चल रहा था, और हमने देखा कि किस तरह से हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ का डिवीजन हुआ। स्टूडेंट, अब हम आते हैं डिवीजन नंबर 3 की तरफ, जो है मानवदर या मनावादर। मानवदर, मानव कहते हैं वैसे इंसानों को, इंसान, ये वर्ड यूज किया गया बहादुरों की रहने की जगह। मानवदर, बहादुरों के रहने की जगह। ये बेसिकली जूनागढ़ का ही एक सिटी स्टेट, स्मॉल सिटी स्टेट था, और 20 से 22 विलेजेस इसके अंडर आते थे, लेकिन इसका ओवरऑल जो एरिया था वो 574 किलोमीटर स्क्वायर था, बहुत छोटा था, इतना ज़्यादा बड़ी रियासत नहीं थी। ये भी पाकिस्तान, क्योंकि ये जूनागढ़ के पास थी, जूनागढ़ कराची से नियर था, तो मानवदर भी, मनावादर भी कराची से नियर था। ये गुजरात से जब सेपरेशन हुई जूनागढ़ की 1730 में, तो उसके 3 साल बाद 1733 में मनावादर भी अलग स्टेट बन गई, सेपरेट हो गई। अब इस तरह से ये इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू हो गया अपना, और सारा सिस्टम सिनेरियो चलना शुरू हो गया। लेकिन ये भी चाहते थे
कि इनके, क्योंकि इनके जो नवाब हैं वो भी मुसलमान थे, तो ये चाहते थे कि हमें हिस्सा बनाया जाए पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का। लेकिन इंडियन फोर्सेस में, क्योंकि जूनागढ़ पे भी कब्जा किया था और इल्हाक जो है भारत के साथ उनका हुआ था, तो इसलिए मनावा दर्ब को भी कंट्रोल कर लिया। और इस तरह से ये तीनों रियासतें जो हैं भारत की निगरानी में चली गई। इसके बाद मसला आया एक बहुत बड़ी रियासत, एक बहुत बड़ी, ये तीनों रियासतों में तो हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन इनके राजा महाराजा मुसलमान थे। और 3 जून के प्लान के हिसाब से राजा महाराजा नवाब ये फाइनल करेंगे कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत ने इन पे कब्जा किया। लेकिन अब बात है उस रियासत की जिसमें 75% से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, रियासत जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे उसका फैसला कैसे हुआ, क्या हुआ। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात हम करने लगे हैं कश्मीर की। कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस शायर ने क्या खूब कहा है कि याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो यहाँ इसलिए कहा गया है किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, क्योंकि ये ऐसी जन्नत है जहाँ 75% से ज्यादा मुसलमान आबाद है। ये मुसलमानों की जन्नत है, अल्लाह की हर खूबी का जीता जागता सबूत कश्मीर। स्टूडेंट, कश्मीर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो सिख वॉर से। स्टूडेंट, सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के अंदर, जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी, तो सिखों की ईस्ट इंडिया कंपनी से एक जंग हुई थी। उसके बाद जब वो सेकेंड वॉर हुई, एंग्लो सेकेंड सिख वॉर, तो फिर उसका नतीजे में ये 4 सिख एम्पायर जो था पूरे का पूरा, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिख एम्पायर का एक हिस्सा लाहौर, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और चौथा कश्मीर था। तो यहां से बना कश्मीर, और कश्मीर को एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट बना दिया गया। उस दौर में अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए के इवज डोगरा राजा गुलाब सिंह को कश्मीर फरोख्त कर दिया। ये थी इसकी प्रॉपर स्टोरी कि किस तरह से कश्मीर को फरोख्त किया गया। अब जब कश्मीर को फरोख्त किया गया 75 लाख के एवज, तो बेसिकली उस टाइम ड्यूरेशन में कश्मीर क्या था, ये आपको नजर आ रहा है। ये मैंने कश्मीर को ड्रॉ किया है। ये कश्मीर का अब हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका ये वाला पार्ट पाकिस्तान के पास है, ये वाला पार्ट इंडिया के पास है, और ये वाला पार्ट जो है वो चाइना के पास है। तो इस तरह से कश्मीर के 3 हिस्से जो है वो हो गए। 1947 के 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स आप बेहतर जानते हैं कि ये फाइनल हुआ था, रियासत जिसके साथ मिलना चाहेगी वो अपना इल्हाक कर सकती है। तो ये था कि यहाँ जो है वो प्लेबिसाइट्स करवाए जाए, पूछा जाए कि किस तरह से आप किसके साथ रहना चाहते हो, क्योंकि 1941 के जो मर्दमशुमारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर की आबादी थी वो 40 लाख थी। अब इनसे पूछा गया कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं, तो लोगों ने पाकिस्तान के साथ अपनी शमूलियत करने के बारे में बताया। लेकिन क्योंकि गुलाब सिंह ने, ये हिंदू राजा ने इसे खरीदा था, तो स्टूडेंट उस टाइम पे राजा हरी सिंह 1947 में कश्मीर का राजा था। वो कश्मीर के मसाइल को डील कर रहा था। उसने माउंटबेटन के साथ मिलके इसे जो है भारत का हिस्सा बनाने के लिए अपना एग्रीमेंट साइन कर दिया। कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन जो किया गया वो एक झूठा एग्रीमेंट शो किया गया कि राजा ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर लिया।
दर हकीकत जब बाकी रियासतों में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखा गया था तो कश्मीर में भी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को देखना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा, क्योंकि कश्मीर की सरहदें तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं और हमारे बहुत से दरियाई पानी के जो मसाइल हैं वो भी कश्मीर से ही हल होते हैं। यानी हमारे बहुत से दरिया कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली लोकेशन वाइज हर पॉइंट से कश्मीर एक आइडियल लोकेशन पर था। अब वो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए कि उन्होंने इल्हाक किया कश्मीर के साथ राजा हरी सिंह ने, उसके बावजूद क्योंकि कश्मीरी अवाम नहीं चाहते थे कि वो हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिले, तो उन्होंने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की पाकिस्तानी फोर्सेस ने और इंडियन फोर्सेस ने अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जगह का तयन किया। अब आप ये देखो, इंडियन फोर्सेस इस वाली साइड से एंटर होना स्टार्ट हुई और इस पूरे एरिया को कवर कर लिया और पाकिस्तानी फोर्सेस ने ये वाला पूरा पार्ट जो है ये कवर कर लिया। स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा पार्ट कवर करने के बाद इस हिस्से को हम यूं देखते हैं कि ये जो पार्ट है ये गिलगित बल्तिस्तान का आ जाता है पूरा, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पूरा आजाद कश्मीर है। इसके अलावा जो इंडिया के पास पार्ट गया, मैं आपकी आसानी के लिए इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। जो मेरी साइड वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो है जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, और जो ईस्टर्न साइड पे पार्ट नजर आ रहा है ये लद्दाख का एरिया है। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो है ये पूरे का पूरा पार्ट चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। इंडो चाइना वॉर हुई थी, उसके बाद चाइना ने कश्मीर के उस हिस्से पे कब्जा कर लिया था, इसे अक्साई चिन के एरिया कहते हैं। तो इस तरह से कश्मीर को इन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अच्छा स्टूडेंट्स, कश्मीर जो है बेसिकली ये एक रियासत थी जो अब 3 ममालिक के अंडर है। पाकिस्तान इसके मगरबी हिस्से में अपनी जो है वो अपने आप में इसे ऐड करता है। इंडिया इसके सेंट्रल पार्ट को कंट्रोल कर रहा है और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो अस्काई चिन वाला वो चाइना के अंडर है। तो कश्मीर पे 3 ममालिक की ने अपना कंट्रोल बना लिया। इसके बारे में अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, जिसे हम LOC कहते हैं, और ये जो लाइन आगे आ रही है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल और बीच में जो है वो ओवरऑल कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर हमारे यानी मगरबी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के हिस्से में आया और मकबूजा कश्मीर जो है वो चला गया भारत के हिस्से में। भारत ने अपनी फोर्सेस को जो है वहाँ कंट्रोल किया हुआ है और वो सारा बॉर्डर मकबूजा कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इंटरलिंक है और लद्दाख का जो है वो अस्काई चिन वाली साइड पे लगता है। तो ये सारा था। इसके अलावा बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में इस मैटर को उठाया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स वही बात कि बहुत एप्लीकेशंस के बावजूद इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो सका और आज तक कश्मीर एक मसला बना हुआ है, मसला कश्मीर। तो इंशाल्लाह आगे हम चैप्टर नंबर 3 में जब डिस्कस करेंगे अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, तो उसमें मैं आपसे इसके बारे में और फर्दर डिटेल डिस्कस करूँगी। तो आज के लेक्चर में रियासतों के तनाज़े में जो चीज़ हमने डील की वो थी हैदराबाद दक्कन का मसला, कैसे तनाज़ा हुआ, कौन रूल कर रहा था, कैसे सॉल्व हुआ। इसके अलावा मनावा दर का, और फिर नेक्स्ट रियासत हमारे पास जो थी जूनागढ़ थी, और कश्मीर। तो ये चारों रियासतों को हमने देखा। आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यहाँ मैं जो है वो कुछ मैप के साथ 1 बाय 1 आपके सामने चीज़ें आएंगी। जैसे कश्मीर का पार्ट आपको टाइमली नज़र आ रहा होगा कि पहले पाकिस्तान की जब डिवीजन हुई तो ग्रे पोर्शन में जो था वो कश्मीर था, उसके बाद ग्रे पोर्शन के कश्मीर को कैसे डिवाइड किया गया और वो कश्मीर जो है वो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के अंडर आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि आगे मज़ीद क्या इक़दामात हो रहे हैं जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं।
तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, लेसन को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग इसके छोटे पॉइंट्स मेंशन किए होते हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंशन करें। और दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।